गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होने वाले है आपका आज का लेक्चर। और हाँ, आज अच्छा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ये स्टाम्प का थर्ड पार्ट है और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने यहाँ बुक भी ओपन करके रखी है, आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पे। आज हम टॉपिक करेंगे। देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड वाले पार्ट में भी हम लोगों ने डेफिनेशन ही डिस्कस करी। थर्ड वाले पार्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी, सेक्शन 3। ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और कितनी लगेगी, ये सारी बातें अब हम करने जा रहे हैं। ओके, तो सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सॉरी, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 3 क्या बता रहा है हमें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो चलिए आइए, जैसे कि हम देखते हैं, आज हम दोनों एक साथ डील कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पेस कम है बट ठीक है, ये मुझे दिक्कत है, आपको नहीं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो बोला गया इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में एग्जीक्यूट हुए हैं, एग्जीक्यूट इन इंडिया, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट हुए हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। कहाँ हुए हैं? एग्जीक्यूट हुए हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला, सेक्शन 3 क्या कह रहा है, हाँ मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूँ आज आपको, आप टेंशन मत लो। अपन ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पहले सेक्शन 3 ने इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले क्या बोलता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में एग्जीक्यूट हुए हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर कहता है स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पर? जो बताए गए हैं स्केड्यूल 1 में। जो बताए गए हैं स्केड्यूल 1 में। मैंने बताया था ना, स्केड्यूल 1 पार्ट पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 1 के अंदर आपको साथ दोनों तरफ मैंने ये डिस्कस किया था कि स्केड्यूल 1 में जितना बताया गया उतनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और उतनी देनी पड़ेगी, और जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर बताए गए उतनी देनी पड़ेगी, राइट। तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जो स्केड्यूल 1 में लिखी है। और कितनी देनी पड़ेगी, हाउ मच, ये भी कहां पर बताई गई है? अरे भाई, इसका आंसर भी स्केड्यूल 1 में ही है। इसका आंसर भी स्केड्यूल 1 में है। क्लियर हुई ये बात? तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होने के लिए, ठीक है, कब स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? जब इंस्ट्रूमेंट क्या हो, वैलिड। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। चलो आओ, वो क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है, पहला तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा, वह स्केड्यूल 1 के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन कहां पर दिया है, स्केड्यूल 1 में। और तीसरा, जो एग्जीक्यूट हुआ है, जो एग्जीक्यूट में, अभी हम लोग कौन से वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं? हम फर्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फिर एग्जीक्यूट आउटसाइड ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को डिस्कस करना है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होने के लिए पहला वो इंस्ट्रूमेंट हो, और दूसरा वो स्केड्यूल 1 के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट हो, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन कहां पर है, स्केड्यूल 1 में हो। तीसरा, वो एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में, है ना, एग्जीक्यूट इन इंडिया। बट उसके लिए भी कंडीशन है, आफ्टर 1 जुलाई 1899। क्या बोलता है? एग्जीक्यूट इंडिया में हुआ हो। लेकिन इंडिया में जब हुआ है ना, वो भी कब? तो एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में 1 जुलाई 1899 के बाद। ये एक्ट कब आया था? ये देखो, अपने 1899, ये एक्ट कब आया? 1899, मतलब इस एक्ट के आने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी क्या? नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन कहां पर अगर स्केड्यूल 1 में मौजूद है तो लगेगी, वरना नहीं लगेगी। क्लियर हुई ये बात, समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, अपन ने देख ली। पहला, वो इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है।
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वैलिड कब माना जाएगा? जब वो इंस्ट्रूमेंट स्केड्यूल 1 में उसका क्या दिया हो, डिस्क्रिप्शन हो। और तीसरा, वो एग्जीक्यूट हुआ इंडिया में लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 1899 या उसके बाद। क्लियर है? उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और कितनी पे करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा? स्केड्यूल 1 में मिलेगा। इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा? स्केड्यूल 1 में मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब इसी टॉपिक को इसने और डिवाइड किया है, उसको भी देख लेते हैं। अब हर वो इंस्ट्रूमेंट जो स्केड्यूल 1 में दिया है, जो एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में 1 जुलाई 1899 या उसके बाद, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। और साहब कितनी लगेगी, तो उसके बारे में भी स्केड्यूल 1 में बताया है। इसका जो बी पॉइंट है, ये तो ए पॉइंट था, अपन ने दो पार्ट्स में बांटा ना इसे, ए और बी। ये जो बी है ना, इसका क्या करना है? तो भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो उसे भी इसने दो पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा? पहला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कौन सा? अदर देन पेबल ऑन डिमांड। अदर देन पेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है जो मांग पर ड्यू ना हो, मतलब उस पर तारीख मेंशन हो। अगर उस पर तारीख मेंशन नहीं है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल अदर देन ऑन डिमांड। और दूसरा, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है? तो भैया बात हो रही है दो, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट हुए हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, और एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब यहाँ पर उसको भी दो पार्ट्स में बांट दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज प्रोमिसरी। ओहो, रुको 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 रुको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा वाला? जो अदर देन पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है? ये कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट 1 जुलाई एग्जीक्यूट कब होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए आफ्टर 1 जुलाई 1899 या उसके बाद। अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो वो वैलिड है। मतलब भले आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी कब होना चाहिए? आफ्टर 1 जुलाई 1899। मतलब 1 जुलाई 1899 के बाद इंडिया के बाहर एग्जीक्यूशन हुआ है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सुनो मेरी बात, ये कंडीशन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो तब तक उस पर स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं जब तक उस इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन इंडिया से ना हो। उस इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ? इंडिया के साथ। अरे भाई मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर विलियंस ने जॉन से पैसे मांगे या जॉन से गुड्स उधार पे मांगा, तो उन्होंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। वो अदर देन पेबल ऑन डिमांड है। जॉन ने उसे एक्सेप्ट किया और विलियंस को दे दिया। तो क्या इंडिया पे उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी क्या? अरे यार वो तो आउट ऑफ इंडिया है, वो क्रेडिट लेना आदान प्रदान तो चलता रहता, तो क्या इंडिया पे स्टाम्प ड्यूटी हर एक ट्रांजेक्शन की लेते बैठोगे क्या? नहीं ना। तो उसका कनेक्शन इंडिया के साथ हो। सर अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का कनेक्शन कैसे देखेंगे? हमें बता तो रहो, मैंने कहा बोला कि मैं नहीं बताने वाला हूँ। जब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट लिखा इंडिया के बाहर है लेकिन उसका एक्सेप्टेंस, देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट कहां पर ड्रॉ हुआ है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। कहां पर ड्रॉ हुआ है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। बोलो फटाफट, ड्रॉ कहां हुआ है? आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन उसका कनेक्शन किस कहां होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ? कनेक्शन विद इंडिया होना चाहिए। मतलब अगर उसका कनेक्शन इंडिया के साथ नहीं है तो वो उस पर स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। अब कनेक्शन कैसे होगा? या तो उसका एक्सेप्टेंस या उसका इंडोर्समेंट या उसका पेमेंट।
या उसका ट्रांसफर या उसकी डिस्काउंटिंग। अब ये मत कहना कि सर मुझे तो डिस्काउंटिंग के बारे में भी नहीं पता है ना। या उसकी डिस्काउंटिंग अगर इंडिया में हुई है, इनमें से कुछ भी अगर इंडिया में हुआ है तो उस पर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उस पर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको स्टाम्प ड्यूटी उस ट्रांजेक्शन की देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए शर्मा ने गुड्स चाइना में खरीदा और उसे लंदन में भेज दिया। शर्मा ने गुड्स चाइना से परचेज किया, बिल ड्रॉ हुआ और उस गुड्स को इंडिया में नहीं लाया। चलो इंडिया में लाया भी तो क्या दिक्कत है। और उस बिल को वहीं के वहीं मान लो उसने यूएसए में ट्रांसफर कर दिया। स्टाम्प लगेगा क्या? मैं शर्मा जी इंडिया का है, लेकिन उसने गुड्स को भी इंडिया में नहीं लाया, बाहर के बाहर ही चाइना में गुड्स खरीदा, यूएसए में बेच दिया और बेचने के बाद यूएसए में ही अपनी पुरानी क्रेडिट चुकाने के लिए मतलब ये सॉरी आई एम सो सॉरी, शर्मा ने गुड्स चाइना से खरीदा, बिल ड्रॉ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चाइनीज वाली पार्टी ने बिल है इंडोर्स कर दिया यूएसए वाली पार्टी को। तो चाइना में मिस्टर अपने मान लो अपने चाइना में हैं मिस्टर चुई चुई। ये चुई चुई के पास जो उन्होंने बिल ड्रॉ किया। अब चुई चुई ने यूएसए में मिस्टर उई उई रहते थे, ठीक है। ये जो उई उई है इनको क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इस बिल पर स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये मिस्टर चुई चुई ने इस बिल को डिस्काउंटिंग इंडियन बैंक से करवा लिया, क्योंकि शर्मा जी तो क्या है, इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन बैंक ने इसकी डिस्काउंटिंग कर दी। हाँ, तो अब स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो आओ एक बार यहाँ से भी देख लो। एवरी इंस्ट्रूमेंट मेंशन इज स्केड्यूल, मैंने बता दिया ना। विच हैविंग बीन प्रीवियसली, कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? एग्जीक्यूट इन इंडिया आफ्टर 1 जुलाई 1899 है उसके बाद। एवरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल अदर देन ऑन डिमांड और promissory note drawn made of India or after the date accepted or paid presented for acceptance or payment endorsed transfer or otherwise negotiate in India, ठीक है। और उस वो भी कौन से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो स्केड्यूल 1 में बताएं। क्लियर है? Every instrument other than a bills of exchange or promissory note mentioned in that schedule which not having, अच्छा ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। ये दो पॉइंट आपके साथ अच्छे से क्लियर हो गए, ए और बी। चलिए ये तीसरे वाले जो पॉइंट है इसकी बात भी कर लेते हैं। क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सी, देखो ये कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए इसकी बात मैंने वहां पे नहीं करी थी। ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो वो जो कैटेगरी थी इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, ए बी, इस सी वाले पॉइंट ये कैटेगरी नहीं है, ये कैटेगरीज थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको ए और बी में बांटा था आगे। ये कोई कैटेगरी नहीं यार। ये क्या कह रहा है सुनो, नॉर्मली ये क्या कह रहा है, ये नालायक कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, है ना। इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को अदर देन, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट होता है तो इस पे स्टाम्प देने की जरूरत नहीं है। तो सही तो कह रहा है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट को छोड़कर और कोई इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया और इंडिया में, क्या इंडिया के बाहर। अब इंडिया वाले बात, इंडिया में कौन से इंस्ट्रूमेंट को छोड़े गए? जो स्केड्यूल 1 में नहीं बताया है। क्या बोला है? जो स्केड्यूल 1 में नहीं बताया। तो मैंने पहले ही बोला था ना, स्टाम्प किस पे लगेगा? अरे भाई स्टाम्प उस पे लगेगा जिसका डिस्क्रिप्शन शेड्यूल 1 में है। तो ये मैंने 3 पॉइंट लिखवाए ना आपको। इंस्ट्रूमेंट होने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मतलब वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो। याद है इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताई थी?
एक डॉक्यूमेंट तब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता जब तक वो राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटेंड, ट्रांसफर या रिकॉर्ड ना कर रहा हूँ। फिर स्केड्यूल 1 में उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अरे भाई, तो यहाँ पर तो वही बात बोलेगी ना, इसलिए इंडिया वाले पॉइंट को अपन काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, सीधा सा समझ लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट अदर देन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा अदर देन कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर मैं सॉरी, तो यहाँ पे देखो आपके थर्ड पॉइंट में भी लिखा है एवरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, mentioned in the schedule which not having been previously executed by any person is executed outside of India or after the day and released to any property situate। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट को छोड़कर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ तो उस पर स्टाम्प देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, बट अगर बट अगर उस वो इंस्ट्रूमेंट ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया में, तो उसको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। या मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल इंडियन पार्टी ने अमेरिकन कंपनी को रोड बनाने का, यहाँ अपन इंडियन गवर्नमेंट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनी को रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब रोड कहां पर बनना है, और रोड तो इंडिया में बनेगा ना, रोड डेवलप कहाँ होगा, रोड डेवलप होगा इंडिया में, कहां पर होगा भाई, इंडिया में होगा ना, इसीलिए यहां पर इसे इंडिया में स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्लियर है, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और कितनी लगेगी, जितनी बताई गई स्केड्यूल 1 में। इतना क्यों, ये देखो आपके एक्सेप्शन है, ये अब एक्सेप्शन की बात करने वाले, ये आपके तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, तो ये 3 पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। Every instrument other than bills of exchange or promissory note mentioned in the schedule which not having been previously executed by any person is executed outside of India on or after the day and relates to any property situated or to any matter of thing done or to be done in India। अगर वो रिलेटेड है इंडिया से तो भाई उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो क्लियर है। एक्सेप्शन है लेकिन उसमें भी किंतु परंतु है, मतलब फालतू वाली बात है भाई, इंडिया से जो भी चीज रिलेटेड है ना उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ, बट याद रखना वो चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आनी चाहिए, ठीक है। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनको यहाँ पर स्केड्यूल 1 में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो नॉर्मली स्टाम्प जो पे करना पड़ता है हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ता है, ठीक है। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी है तो इसको भी हमने डेफिनेशन में लिया, आगे हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की टोपा के अंदर तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों हमने स्टाम्प को बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पर भी इम्पोज किया, ड्यूटी चार्ज की है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो बहुत क्लियर हुई ये बात आपको, पार्ट नंबर थर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे, ऐसे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अच्छे से समझाया मैंने, खैर आपको पार्ट 3 अच्छे से आ रहा है, आना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके जो एक्सेप्शंस है ना, एग्जामिशंस, अरे यही अपने हाउएवर यार, ये रहे, हाउएवर नो ड्यूटी शैल बी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो ये वाले पॉइंट आप डिस्कस करने वाला है। चलिए, इन 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी चाहिए। कितने, ये जो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन पर स्टाम्प पे करने की जरूरत नहीं है, स्टाम्प देने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं।
अब बोलोगे सर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट, तो बोला गया है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के, अच्छा कोई खुद से ही टैक्स मांग सकता है क्या, तुम खुद से ही खुद पैसे मांग सकते हो क्या, नहीं। तो स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपके ऊपर इम्पोज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। अब बात समझो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के बिहाफ पर एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट के बिहाफ पर एग्जीक्यूट हुआ, तो उन पर स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है लाला, पर स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, शिप, विसल, ठीक है, इनका कोई भी पार्ट या पार्ट और राइट, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, कोई भी राइट या कोई भी पार्ट या उसमें कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे शिपिंग कंपनी 25%, 35% आपका शिप में इंटरेस्ट है, तो हम उस पार्ट को या उस राइट को या उस इंटरेस्ट को क्या करना चाह रहे हो, अच्छा वो पार्ट, वो राइट, वो इंटरेस्ट किसका है, शिप और विजल का है, किसका है, शिप और विजल का, वो पार्ट, वो राइट, वो इंटरेस्ट, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल और ट्रांसफर, या और क्या कर रहे हैं हम, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओ रुको 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 रुको, लेकिन ये जो शिप है, ये जो विजल है, ये दोनों ना, ये अपनी एक चीज है इन दोनों के लिए, ये कब पे स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, जब ये शिप, ये विजल भाई साहब रजिस्टर्ड हो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, और अच्छा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1894, या और हम आगे दूसरे एक्ट की बात कर रहे हैं, या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप एक्ट 1841 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। समझ में आया, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शिप की, विजल की, बट वो शिप और विजल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1894 या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप एक्ट 1841 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो भाई साहब आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शंस क्लियर हुए, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट था, तीन एक्सेप्शन थे, तीसरा था सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें जो भी यूनिट सिचुएटेड है, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है पता है ना, मतलब हमने सेज बनाया हुआ है, गवर्नमेंट है ना इंडिया में किसी भी एरिया को सेज बना सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और बेसिकली ये एक एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट सेज के रूप में क्या कर देती है बेटा, अनाउंस कर देती है कि ये सेज है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन के माध्यम से। इसके अंदर जो भी यूनिट सिचुएट होती है उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, केवल और केवल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, केवल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही सेज के अंदर क्या होती है बेटा, सिचुएटेड होती हैं। तो इनका ऑब्जेक्ट ही केवल क्या है, बोलो फटाफट, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, अरे भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, है ना।
तो यह जो यूनिट सिचुएटेड है, ये यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन में जो डेवलपर के थ्रू इनके फेवर में, या डेवलपर के थ्रू या बोलो फटाफट, उनका जो डेवलपर होता है, सेज को जो डेवलप करता है उसे डेवलपर कहते हैं। डेवलपर के थ्रू उसके फेवर में या उसके बिहाफ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलपर के थ्रू या डेवलपर के फेवर में या उसके बिहाफ पर जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर भी स्टाम्प देने की जरूरत नहीं है लाला। आगे बढ़े। अच्छा एक केस सुन लो। केस है स्वदेशी कॉटन मिल। अच्छा है ना, एक सरप्राइज, मैं इसमें आपको एक स्वदेशी कॉटन मिल वाला केस बता रहा हूं। इसके बाद एक केस और है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, एमआर कमिश्नर वर्सेस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये वाला केस आपको क्या करना है, रीड करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं स्पेसिफिकली जानबूझ करके केस छोड़ रहा हूं, आपको ये रीड करना है, ठीक है। और मुझसे डाउट पूछने हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास है 7999339125। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको डाउट जाए तो। स्वदेशी कॉटन मिल का केस मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस केस में एक अच्छी बात बोली, देखो हुआ क्या, कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दिया, कोर्ट ने कुछ बातों को क्लियर कर दिया। कोर्ट ने कहा, इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि हमने ट्रांजैक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा रहे, हम ट्रांजैक्शन पर, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा रही है। हम तो मतलब गवर्नमेंट तो केवल उस इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी इंपोज कर रही है जो, क्या बोले, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी किस पे नहीं लगा रही, ट्रांजैक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट उस इंस्ट्रूमेंट पर ड्यूटी लगा रहा है जो कि ट्रांजैक्शन को करने के लिए क्या कर रहे हो बेटा, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। इसीलिए हम इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। अगर आप अगर आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो हम आपके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगा रहे, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देने की भी जरूरत नहीं है। मतलब सीधा सा कहना है भाई कि अगर, ठीक है, हम आपको कोर्ट क्या कह रही है, हम ट्रांजैक्शन पर ड्यूटी थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी लगा रहे हैं। जो आप ट्रांजैक्शन पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा रहे, हम तो केवल उस इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी लगा रहे हैं जो आप ट्रांजैक्शन को करने के लिए एग्जीक्यूट किए हो। अगर आपने ट्रांजैक्शन को करना है पर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो हम स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाएंगे। बाद में हाँ, फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझसे मत कहना। देखो यहाँ लिखा है, ये वाला लाइन में देखो, इट वाज हेल्ड दैट इन आफ्टर एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड पार्टीज इन स्पाइट ऑफ द रिस्क देयर आइदर पार्टीज में रिसाइल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। वो बाद में तुम्हारी दिक्कत है, बाद में तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, तो वो तुम्हारी दिक्कत है। तुम अगर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो हम टैक्स भी आपसे, मतलब ड्यूटी भी आपसे वसूल नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए, अब कुछ समझदार लोगों के लिए कुछ नई बातें आई हैं। एक टॉपिक है सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। अच्छा, मैं ना इस टॉपिक के बाद आपको कुछ आगे का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पेज नंबर आपका जो है ना, ये 351 वाले पे, सेक्शन 4 में थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में ना दो एक हेडिंग्स और अपन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी आगे की हैं तो ठीक है। पहले सब्सटेंस देख लो। देखो, हमने प्रॉपर्टी सेल की, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया,
मान लो सेल करी, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया, तो ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी? जितनी की सेल पर बताई। कहां पर बताएगा? स्केड्यूल 1 में, है ना? तो आपको ड्यूटी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 1 पे करनी पड़ेगी, राइट? आपने मॉर्गेज किया, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आप ड्यूटी कितनी बताइए? स्केड्यूल 1 में बताइए, आप उतनी ड्यूटी पे करो। अब कुछ समझदार प्राणी है। अब हाँ, सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी पता है किस पे लगती है? सेल पे लगती है। तो बहुत सारे समझदार, अब हमारे यहाँ लॉ बनता है ना, तो सबसे पहले तोड़ने वाले आ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छी से इसने पॉइंट डाल दिया, क्योंकि बनाने वाले भी हमारे इंडियन ही है। उनको भी पता है कि यहाँ के लोग लॉ तोड़ने में ज्यादा बिलीव, तोड़ेंगे नहीं, लॉ को बस जो नहीं लिखा है उसका फायदा उठाने में ये लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए इन लोगों ने भी लिख दिया कि भैया हम सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अब लॉ लॉ क्या करने लगे? देखो, पहले लोगों ने करा क्या, बहुत बड़े वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट का टाइटल दिया गिफ्ट, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है गिफ्ट, और उस पर ड्रॉ क्या हुआ? सेल का ट्रांजैक्शन। तो गिफ्ट पे सबसे कम ड्यूटी लगती है, बोला गिफ्ट का और ड्रॉ किया सेल का। तो ड्यूटी बचाने के लिए लोग ऐसा करने लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया? सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन। क्या बोला? सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन। कि भैया गिफ्ट का टाइटल कुछ भी हो, यहाँ पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ड्यूटी चार्ज करेंगे। हम तो डिस्क्रिप्शन को रीड कर कर आपकी ड्यूटी चार्ज करेंगे, फिर भले आपने टाइटल गिफ्ट का दिया हो या मॉर्गेज का। जो डिस्क्रिप्शन है, इसलिए बोला कि सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन को देखकर हम क्या करेंगे? आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज करेंगे। चलिए, तो आपके सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन भी हो गया। तो भैया यहाँ पे बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन ओवर द फॉर्म इन द मैटर ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम पढ़ने के बाद ही डिसाइड करेंगे। चलो थोड़ा सा आ गया। ये 351 अपन पार्ट 4 के लिए क्या कर रहे हैं बेटा? होल्ड कर रहे हैं। आ जाओ फटाफट, आ गया हो, थोड़ा सा आ गया हो। 354 पे, पेज नंबर 354। ठीक है, ये देख लो, बॉन्ड डिबेंचर्स एक्सेट्रा issued under local authority, लोन एक्ट 1879। इस टॉपिक को डिस्कस करना है, आ जाओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। भाई लोकल अथॉरिटी एक्ट 1879, तो बेसिकली बात कर लेते हैं। ये जो लोकल अथॉरिटीज होती है ना, अरे यार आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम सुना है ना? लोकल एक तरह का ये गवर्नमेंट ही होता है। क्या होता है? एक तरह से गवर्नमेंट ही होती है। अब इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये मार्केट में बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या? एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड मतलब क्या? एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। जब इन्हें पैसे की जरूरत होती है तो ये लोग बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अभी बॉन्ड इशू कर कर ये मार्केट से पैसा कलेक्ट करते हैं, है ना? अब इन लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया, बॉन्ड इशू किया, मतलब इन्होंने क्या किया? लोन लिया। अब लोकल अथॉरिटी, अब इन्हें भी कंप्लाई करना पड़ता है लोकल अथॉरिटी एक्ट 1879। क्या कहते हैं? लोकल अथॉरिटीज एक्ट 1879। उनके अगेंस्ट बॉन्ड। अब ये क्या कर रहे हैं? अब जब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी क्या करती है? बॉन्ड या डेप्ट इशू करती है, बॉन्ड या डेप्ट इशू करती है, तो इसे भी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जितने का बॉन्ड, मतलब जितने का लोन लिया है ना, मतलब मैं इन शॉर्ट बॉन्ड और डेप्ट को लोन के ही संबोधित कर रहा हूँ। तो जितने का इन्होंने लोन लिया, उसका 1% स्टाम्प ड्यूटी इन्हें पे करनी पड़ेगी। और साहब हाँ, ये गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बच जाएंगे।
इनके ऊपर पनिशमेंट है, अगर ये 1% ड्यूटी पे नहीं करी ना तो फिर आपके ऊपर पनिशमेंट भी है। हाँ, बाद में 1% ड्यूटी एक ही बार पे करनी है, फिर अब फ्यूचर में आप इसे रिनीव करते हो या कंसोलिडेट करते हो। कंसोलिडेट का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, आपको चैप्टर नंबर 2 में ही बहुत अच्छे से आपके कंपनी लॉ वाले फैकल्टी ने समझा दिया होगा, रिन्यूअल कंसोलिडेशन, है ना। फिर इन पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करते तो स्टैम्प ड्यूटी की 10% पेनल्टी देनी होगी। अगर आपने पे नहीं किया ना, तो स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं करा तो स्टैम्प ड्यूटी का 10% आपको पनिशमेंट के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, पनिशमेंट कितना है, 10% ऑफ, यहाँ पर बोला गया 10% पेनल्टी देनी होगी। अच्छा, किसकी, तो जितनी ड्यूटी लगनी थी ना उसका 10%, भाई गवर्नमेंट है, कुछ तो छोड़ोगे ना। क्लियर है, तो ड्यूटी का 10% आपको एज ए पनिशमेंट देना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आ जाइए। ये द लोकल अथॉरिटी shall be liable to forfeit of the government a sum of equal to 10% of the amount of duty payable and like a penalty for every month after the first, पहले मंथ के बाद हर मंथ उसे 10-10% ड्यूटी का पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहला मंथ छो देखो लिखा है 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल एंड लाइक पेनल्टी फॉर एवरी मंथ आफ्टर द फर्स्ट, पहले वाले को छोड़ देंगे, मौका दिया जाएगा, सेकंड मंथ से बाबा देने पड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट मंथ 10% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर है, ये देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन, ये वाली लाइन मैंने आपको बताई ना अभी, कि जो लोन चार्जेबल है ड्यूटी 1%, याद है, ये देखो, टोटल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड्स डिबेंचर मतलब लोन का टोटल अमाउंट। क्लियर हो गई बात। इसके बाद सिक्योरिटीज डील्ड, ये वाला लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, आइए चलिए। आई नो घर पे बैठ के बोर हो रहे हो, मुझे पता है, बट यार स्टडीज को भी हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तो मौका है और यही वो टाइम है जिस टाइम पर आप लोग आग लगा सकते हो, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया घर से बाहर नहीं निकलना है। अब जब घर से बाहर ही नहीं निकलना है तो बैठ के पढ़ लो, क्योंकि मम्मी पापा से भी कितनी बात करोगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तो थक गए ना। अब तो कोई काम ही नहीं है टीवी देखने के अलावा, तो मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि टीवी का जो कनेक्शन ले रखा है आप लोगों ने सेटअप बॉक्स का, उसको थोड़े दिन के लिए अपने रूम वाले कनेक्शन को तो बंद ही करवा दो। अब है ना, जो टाइम मिला उसको यूटिलाइज करो और एक ही बार में दोनों ग्रुप क्लियर करके फटाफट फाइनल में आ जाओ, और जो फाइनल में है वो सीएस बनकर अब मार्केट में आ जाओ। हो गया यार बहुत समय, कितने टाइम तक घर पे बैठोगे भाई। अब जब गवर्नमेंट ने, जब तुम्हें कोरोना ने इतना अच्छा टाइम दिया है, तो जस्ट एंजॉय इट और उसे अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज करो। फ्री टाइम बचे तो कुछ धार्मिक चैनल देख लो, अभी तो रामायण भी चल रहा है, पहले था प्री रामायण, बाद में अब पोस्ट रामायण भी चालू हो गया है, लव कुछ वाला डीडी नेशनल पे चल ही रहा है। चलिए, वो बिना बिना कनेक्शन के भी आपका हो जाएगा, तो उसके लिए इतना बड़ा वो है नहीं इशू की मनी मन सोचो। पंकज सर एक तरफ तो बोलते हो कनेक्शन कटवा दो, दूसरी तरफ बोलते हो, हाँ तो डीडी नेशनल सब जगह चलता है। चलिए लास्ट टॉपिक है, सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी नॉट लाइबल टू वन ड्यूटी। देखो, कंपनी जो शेयर इशू करती है ना, ठीक है, कंपनी जो शेयर इशू करती है, पहले होते दो, अभी तो स्पेसिफिकली उसे डीमेटेरियलाइजेशन में ही आना पड़ेगा। ठीक है, वो अब फिजिकल शेयर इशू कर ही नहीं सकती, बट पहले की बात बता रहा हूँ, तो दो तरह से करती थी, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। देखो फिजिकल में होता क्या था, फिजिकल शेयर इशू होते थे तो बहुत कम, बहुत लेस
स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ठीक है, बहुत कम है ना। अब हुआ क्या, लेकिन जब शेयर होल्डर्स उन्हें शेयर्स को मतलब फर्दर ट्रांसफर होता था, जब ये फर्दर ट्रांसफर करते थे तो हेवी ट्रांसफर मतलब हेवी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती थी। किसको? जो आपके क्लाइंट्स हैं, मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो फ्यूचर में कभी किसी को ट्रांसफर करते थे तो उन्हें हेवी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती थी। तो फिजिकल इशू करते वक्त कंपनी तो बच जाती थी क्योंकि कंपनी को बहुत कम स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, बट फ्यूचर में क्लाइंट मर जाता था क्योंकि उसको क्या करना था, जब भी ट्रांसफर करनी थी शेयर्स को, तो उसे एक हेवी पार्ट स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ता था। अब इलेक्ट्रॉनिक में हुआ क्या, अब यहाँ पर कंपनी को मार दिया गया, यहाँ पर एक ही बार में हेवी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर ली जाती है। किससे? ये कंपनी से एक ही बार में हेवी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर ली जाती है। और फर्दर मतलब फ्यूचर फर्दर जो ट्रांसफर थे उन पर फिर किसी भी तरह की ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो समझ में आया, जब फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू करती थी कंपनी तो उसे लेस स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करनी होती थी, लेकिन फर्दर ट्रांसफर के लिए क्लाइंट मर जाता था, वो बेचारा हेवी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करता था। बट फिर चेंजेस आए, चेंजेस के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग इशू करने लग गए तो उसमें हेवी स्टैम्प ड्यूटी एक ही बार में कंपनी को चार्ज कर दी जाती थी, और फिर फर्दर ट्रांसफर पे किसी भी तरह का कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होता है। तो आई होप आपका टॉपिक आज के लिए बहुत हो गया इस टॉपिक के लिए, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक बार देख लो किताब में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज हमेशा डिपॉजिटरीज के थ्रू इशू होती हैं। पहले फिजिकल का था, अब फिजिकल वाला काम खत्म हो चुका है, और डिपॉजिटरीज के पास हमारे शेयर होल्डर्स कैसे रहते हैं, बेनिफिशियल ऑनरशिप में रहते हैं। ये सारी बातें पता है ना, तो एक बार इसे रीड कर लेना और एंजॉय। आज का पार्ट थर्ड एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से हम पार्ट फोर। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, और ये बुक्स भी आपके साथ ही डिस्कस होते जा रही हैं, तो प्लीज़ देख लें। ये जो टॉपिक छूटा है ये कल के लेक्चर में पार्ट फोर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये पार्ट फोर के लिए मैंने छोड़ दिया था। चलिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।